हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश, आप सभी को फिर राजेश अकेडमी में स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th की साइंस। जो हम लोग का टॉपिक रहेगा लंग्स यानी फेफड़ा। आज हम लोग क्या करेंगे, फेफड़े के बारे में समझेंगे कि फेफड़ा क्या है, अनाक्षिक श्वसन क्या होता है, स्वच्छित श्वसन क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। तो अब देखिए, ये मेरा क्या है, श्वसन तंत्र। हम लोग आज पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। इसमें हम लोग पहले देखेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण है ऊर्जा तथा ऊष्मा। हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेते समय हमारा क्या क्या बनी रहती है, उसके बारे में समझते हैं। तो जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होती है, जिसमें आपका ऊर्जा तथा ऊष्मा बनी रहती है। तो हम सांस लेते हैं, इसी के कारण हमारे क्या है, शरीर में जो है ऊष्मा बनी रहती है। हमारा शरीर क्या है, गर्म है। जिस दिन अगर हम सांस लेना बंद कर देंगे, हमारा शरीर क्या होगा, पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्या होता है, अपापचय। अपचाई, अपचाई को क्या बोलते हैं, कैटाबोलिक। अब देखिए, इसमें दो होता है। अपचाई क्या है, अपचाई क्रियाएं क्या होता है, कैटाबोलिक होता है, एक एनाबोलिक होता है। तो जब अपचाई होगा तो अपचाई में दो क्रियाएं होगा, एक कैटाबोलिक होगा, एक एनाबोलिक होगा। तो कैटाबोलिक क्या है कि जब वह किसी चीज को तोड़ता है, तो जब किसी चीज को तोड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कैटाबोलिक बोलेंगे। और अगर वह किसी चीज को जोड़ रहा है तो उसको बोलेंगे एनाबोलिक। और कैटाबोलिक एनाबोलिक दोनों क्रियाएं जिसमें होती है उसी को बोलते हैं कि अपापचयी है। यही क्या है, अपचाई है। तो फिर समझिए, अपचाई। अपचाई क्या होता है, अपचाई में होता है कैटाबोलिक होता है और एनाबोलिक होता है। कैटाबोलिक क्या होता है, जब किसी चीज को तोड़ता है तो उसको बोलते हैं कैटाबोलिक, और अगर वही जब किसी चीज को जोड़ देता है तो उसे बोलते हैं एनाबोलिक। अब हम समझते हैं श्वसन के अंग। हमारे श्वसन के कौन कौन से अंग हैं। ये श्वसन के अंग है, यहाँ पे अंग लिखा है। तो हम समझेंगे श्वसन के अंग कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा क्या है, स्तनधारी। स्तनधारी यानी हम इसमें समझ लेते हैं कि अंग कौन किस में होते हैं। स्तनधारी में कौन होता है, जली में कौन होता है, कीट में क्या होता है, मेढक में क्या होता है। फिर इसके बाद हम लंग्स का हम लोग क्या करेंगे, चित्र से पूरे समझेंगे कि हमारा श्वसन किस प्रकार से होता है। तो अब देखिए, इसमें क्या स्तनधारी है। तो स्तनधारी जो जीव होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं, तो फेफड़ा से लेते हैं। फेफड़ा यानी वो किससे, लंग से सांस लेते हैं, जो स्तनधारी हो गए। जैसे हम लोग हो गए तो अपने सांस कैसे लेते हैं, फेफड़े से लेते हैं। जितने भी जीवधारी होते हैं स्तनधारी, जितने भी बच्चे का जन्म देते हैं या और कुछ जो भी जितने भी जीवधारी होते हैं, सारे जीवधारियां किससे जन्म लेते हैं, जो अपने श्वसन लंग्स का यूज करते हैं, लंग्स से सांस लेते हैं। फिर इसके बाद जो कीट होते हैं यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो किससे सांस लेते हैं, तो उनकी श्वसन नली होती है, उससे क्या करते हैं, ट्रैकिया से सांस लेते हैं। फिर जो हमारे जलीय जीव होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जो जल में रहते हैं। जैसे जल में रहने वाले जितने भी जीव होते हैं किससे सांस लेते हैं, तो गिल्स से सांस लेते हैं, यानी क्लोम सांस लेते हैं। तो जैसे मछली हो गई, जितने भी बड़े बड़े जीव होते हैं। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं कि जो गिल्स से भी सांस लेते हैं और क्या करते हैं, और फिर लंग से भी सांस लेते हैं। तो जैसे इसमें मेढक है, तो मेढक क्या है, मेढक जो है आपका त्वचा से सांस लेता है। तो किस समय इसकी त्वचा कौन सा होता है, अगर मेढक जो है अगर भूमि पे है यानी जमीन पे है तो गलफड़ा से सांस लेगा। अगर वही मेढक मिट्टी के अंदर है तो त्वचा से सांस लेगा। वही मेढक अगर जल में है तो भी किससे सांस लेगा, गलफड़ा से सांस लेगा। तो मेढक देख लीजिए, मेढक त्वचा से सांस लेता है। तो त्वचा से कब सांस लेता है, जब मिट्टी के अंदर होता है। और वही मेढक भूमि के अंदर जब रहेगा, जमीन के अंदर, तो किससे सांस लेता है, गलफड़ा सांस लेता है। और इसके बाद यही मेढक जल में रहेगा तो किससे सांस लेगा, वो भी गलफड़ा सांस लेगा। तो इसको आप पूरी तरह से नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, अब देखते हैं श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास में देखेंगे ब्रीदिंग। इसमें हम लोग देखेंगे इसके दो मार्ग होते हैं। हम सांस लेते हैं तो कितने % क्या क्या लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो कितने % क्या क्या छोड़ते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, जब हम सांस को अंदर ले जाते हैं तो क्या होता है, इसको बोलते हैं निःश्वसन। निःश्वसन है, तो निःश्वसन में हम देखेंगे कि क्या क्या हम कितने % अंदर ले जाते हैं। तो नाइट्रोजन क्या है, 78% हम लोग शरीर के अंदर ले जाते हैं। ऑक्सीजन भी क्या है, 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, 0.03%। यानी इतनी चीज को हम क्या करते हैं, सांस लेते समय अंदर ले जाते हैं। फिर से रखिए यार, नाइट्रोजन के कितना 78%, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को कितना 21%, कार्बन डाइऑक्साइड को 0.03%। इतने चीज को हम क्या करेंगे, अंदर ले जाएंगे। और इसके बाद तब फिर क्या होगा, निःश्वसन होगा। तो निःश्वसन का मतलब क्या है कि जब हम बाहर निकालते हैं सांस, जब हम बाहर छोड़ते हैं
तो नाइट्रोजन को हम 78% पूरा छोड़ देते हैं। लिए थे कितना 78%, छोड़े कितना 78%। ऑक्सीजन को हम कितना परसेंट छोड़ रहे हैं 17%, लिए थे कितना 21%, छोड़ कितना रहे 17%, यानी 3%, 4% ऑक्सीजन को क्या किए हम ले लिए हैं। फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड लिए थे 0.03% और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ कितने रहे हैं तो 4%। इसमें से आप देख सकते हैं कि कितने कार्बन डाइऑक्साइड हम लिए थे 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड लिए थे और छोड़ कितने रहे हैं 4%। तो ये हो गया क्या निःशोषण और इसके बाद शोषण। तो इसमें फिर समझ लीजिए श्वासोच्छ्वास क्या है जिसको बोलते हैं ब्रीदिंग, यानी लंग्स जब हम लोग सांस लेते हैं तो फेफड़ा हमारा कितने परसेंट क्या क्या लेता है, कितने परसेंट क्या क्या को छोड़ देता है। हमको नहीं पता है कि हम कितना परसेंट उसको लेंगे कितना परसेंट छोड़ेंगे, लेकिन लंग्स को पता है। और लंग्स को कौन सूचना देता है, हमारा ब्रेन। ब्रेन ही लंग्स से हमारे शरीर की जितनी भी यांत्रिक क्रियाएं हैं, अंदर की क्रियाएं हैं या वायु की जितनी भी क्रियाएं हैं अंदर या बाहर, जितनी भी क्रियाएं हमारी होती है सबको सूचना देने वाला कौन हमारा है, ब्रेन है। और ब्रेन ही सबसे बड़ा भाग है शरीर का। तो इसमें हम लोग देखेंगे अगर इससे बड़ा पूछा जाएगा शरीर का मस्तिष्क का सबसे बड़ा तंत्रिका तंत्र कौन है, तो आपका होता है न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र होता है। जो इस ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र। तो उसके बारे में अभी समझेंगे कि न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र क्या है। इसमें देखिए इसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, ये क्या है ब्रीदिंग है। इसमें अंदर लेना बाहर निकालना, यानी अंदर की जब हम क्रियाएं करते हैं सांस लेते समय तो क्या क्या लेते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसको क्या क्या छोड़ते हैं। तो इसको जब सांस छोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं निःशोषण, जब सांस लेते हैं तो इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं निःशोषण। तो इसको बोलते हैं निःशोषण, इसको बोलते हैं निःशोषण। तो इसमें क्या होगा नाइट्रोजन 78% लेते हैं, ऑक्सीजन आपका 21% लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.03% ग्रहण करते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे निःशोषण करेंगे, लेंगे भी तो छोड़ेंगे भी। तो नाइट्रोजन कितना होगा 78% छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को 17%, कार्बन डाइऑक्साइड को 4%। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग समझते हैं श्वसन मार्ग, हमारे सांस लेने के कौन कौन से मार्ग होते हैं। तो देखिए पहले देखते हैं श्वसन मार्ग। श्वसन है क्या, श्वसन कहते हैं किसे हैं, तो वह जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे श्वसन मार्ग करते हैं। तो हमारा जो ये क्या है इसको बोलते हैं ग्रास नली। तो इसमें दो होता है, ग्रसनी होता है, श्वसन नली होता है। तो दोनों हम समझते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो किससे जाता है और जब सांस लेते हैं तब किससे जाता है। तो देखिए जब हम भोजन करते हैं तो उसमें क्या होता है ग्रसनी होता है, एक जिसको बोलते हैं ग्रहणी, एक होता है श्वसन नली। तो श्वसन नली में क्या होता है सांस जाने का रास्ता होता है और जबकि भोजन जाने का रास्ता क्या होता है ग्रहणी होता है इसमें। तो अब इसको हम लोग समझते हैं पहले। तो पहले इसमें हम देख लेंगे कि सांस लेते हैं तो सांस लेने का मार्ग क्या क्या होता है। फेफड़े तक हमारा मार्ग, फेफड़े तक हमारा सांस कैसे जाता है, ऑक्सीजन कैसे जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है नासा छिद्र होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये आपका क्या है नासा छिद्र है। नासा छिद्र के पास कहाँ से जाएगा, फिर नासा कपाट में जाएगा। तो ये हो गया आपका नासा कपाट हो गया। फिर वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है फेरिंग्स यानी ग्रसनी में जाएगा, फिर आएगा आपका ग्रसनी में जाएगा, फिर लैरिंग्स में जाएगा जिसको बोलते हैं स्वरतंत्र होता है, यहाँ होता है। तो क्या हो गया नासा छिद्र, नासा कपाट, फिर इसके बाद क्या हो गया फेरिंग्स, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स। और इसके बाद लैरिंग्स यानी स्वरतंत्र में पहुंच गया, फेरिंग्स यानी ग्रसनी में पहुंच गया। तो याद रखना है नासा कपाट हो गया, नासा छिद्र हो गया, स्वरतंत्र हो गया और इसके बाद ग्रसनी और इसके बाद क्या हो गया स्वरतंत्र हो गया यानी फेरिंग्स और लैरिंग्स। फिर इसके बाद अब जाएगा कहाँ पे ट्रेकिया। तो इस वाले भाग को क्या बोलते हैं ट्रेकिया। अब यहाँ पे पहुंचेगा वायु, ट्रेकिया से फिर जिसको बोलते हैं श्वसन नली। ये आपकी क्या होता है जब फेफड़े के पास पहुंचने लगता है तो इस भाग को बोलते हैं श्वसन नली। फिर इसके बाद जाएगा ब्रेनकाई, ब्रोनकाई, ये क्या होता है ब्रोनकाई। अब यही ट्रेकिया। तो ट्रेकिया क्या है, जैसे ही ट्रेकिया दो भागों में बढ़ जाता है तो आप देख रहे हैं कि ये दो भागों में इस प्रकार से बटा है। तो ट्रेकिया ही दो भागों में जब बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं ब्रोनकाई। तो याद रखना है अब ट्रेकिया सांस कहाँ वायु कहाँ आ गया ट्रेकिया के पास। तो ट्रेकिया ही जैसे ही दो भागों में बटेगा तो इसको बोलते हैं ब्रोनकाई। अब ब्रोनकाई हो गया। अब ब्रोनकाई क्या होता है, फिर ब्रोनकाई ये वाला भाग ब्रोनकाई हो गया, फिर ब्रोनकाई छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं ब्रोनक्यूलेस। उसको क्या बोलते हैं ब्रोनक्यूलेस। तो अब फिर समझिए ट्रेकिया से वायु आया तो ट्रेकिया जैसे ही दो भागों में बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं ब्रोनकाई। ब्रोनकाई ही जैसे आगे जाकर
फिर छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं ब्रोनक्यूलिस। तो क्या हो गया, ब्रोनक्यूलिस। अब इसके बाद ब्रोनक्यूलिस क्या होता है, फिर एक गुच्छा में होता है, ये गुच्छा के जैसा दिखने लगता है, तो इसको बोलते हैं वाई कोस्टर या बोलते हैं एल्वेओली। इसे क्या बोलते हैं, अल्वेओली। तो ये क्या हो गया, अल्वेओली हो गया। अब इसके बाद अल्वेओली में आ गया ऑक्सीजन। अब यहीं से क्या हो गया, ऑक्सीजन आएगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हीमोग्लोबिन लेगा। हीमोग्लोबिन लेने के बाद कहाँ जाएगा, फेफड़े से ब्लड में जाएगा। अब ब्लड के बाद उसके क्या होता है, उधर आपका ऑक्सीजन पल्मोनरी धमनी पल्मोनरी सिरा होता है। तो इस प्रकार से क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है पूरे ब्लड में जाके। तो हम लोग जब हृदय पढ़ेंगे तो हृदय में पूरा ब्लड को समझाएंगे कि हृदय हमारा कैसे पंप करता है, कैसे काम करता है। तो अब देखिए यहीं से हृदय क्या होता है, ब्लड हीमोग्लोबिन क्या करता है, यहीं से ऑक्सीजन को लेता है। अब ऑक्सीजन को लेकर पूरी जाकर क्या करता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन मिला देता है, जिससे हमारा ऑक्सीजन क्या होता है, शुद्ध होता है। तो ऑक्सीजन में क्या होता है, आरबीसी होता है और एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी आपका अशुद्ध रक्त होता है, जबकि आरबीसी क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। तो शुद्ध कैसे होता है, यहीं से हीमोग्लोबिन लेता है आरबीसी, तब जाके शुद्ध होता है। नहीं तो अगर ऑक्सीजन नहीं लेगा तो क्या होगा, डब्ल्यूबीसी बना रहेगा, अशुद्ध होगा। तो इसके भी डब्ल्यूबीसी आरबीसी के भी जाने के दो मार्ग होते हैं। इसके भी दो मार्ग होते हैं, धमनी होता है, एक सिरा होता है। तो इसको हम लोग हृदय में पढ़ेंगे। तो अब फिर से समझिए हमारा सांस लेने का रास्ता कौन कौन सा है। तो सबसे पहले क्या हो गया, नासा छिद्र हो गया, फिर नासा कपाट हो गया, फिर क्या हो गया, ग्रसनी हो गया, फिर ग्रसनी के बाद कहाँ जाएंगे, स्वरतंत्र में जाएंगे, स्वरतंत्र के बाद फिर जाएंगे ग्रास नली, जाएंगे ग्रास नली के बाद जाएंगे ट्रेकिया में। ट्रेकिया जैसे ही दो भागों में बटेगा तो उसको बोलेंगे ब्रोनकाई। अब ब्रोनकाई फिर छोटे छोटे भागों में बढ़ जाएगा तो उसको बोलेंगे ब्रोनक्यूलिस। अब ब्रोनक्यूलिस से अब वहाँ से ऑक्सीजन होता है और जिसको अल्वेओली बोलते हैं। अल्वेओली से क्या करेगा, फिर ऑक्सीजन उठाएगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेता है, फिर इसके बाद हमारे पूरे ब्लड में क्या करता है, ऑक्सीजन का संचरण करता है। तो जिससे हमारी क्या होता है, हमारे शरीर की ऊष्मा बनी रहती है, गर्म बनी रहती है। तो इसमें आपको याद रखना है कि ये 10 पॉइंट है कि जो हमारे नासा छिद्र यानी नासा छिद्र से लेकर जहाँ तक ये ऑक्सीजन जाता है यहाँ तक का मार्ग है। तो पहला क्या हो गया, नासा छिद्र हो गया, नासा कपाट हो गया, फेरिंग्स यानी ग्रसनी, लैरिंग्स यानी स्वरतंत्र, ट्रैकिया यानी श्वास नली, ब्रोनकाई क्या है कि जैसे ही दो भागों में बढ़ जाता है तो उसको ब्रोनकाई बोलते हैं। ब्रोनक्यूलिस क्या है, ब्रोनक्यूलिस ही ये ब्रोनकाई था, ब्रोनक्यूलिस जैसे छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है तो इसको बोलते हैं ब्रोनक्यूलिस। इसके बाद अल्वेओली है, अल्वेओली में क्या होता है, वाई कोष्ठिका होता है। अब इसको समझते हैं ये अल्वेओली है। तो अल्वेओली क्या होता है, फिर इसके बाद क्या है, ब्लड में चला जाता है, फिर आपका जो हीमोग्लोबिन होगा वो ऑक्सीजन क्या होगा, हीमोग्लोबिन में चला जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड हमारा लाल होता है। फिर क्या होता है, इसमें सेल कोशिकाएं पाई जाती हैं। सेल कोशिकाएं क्या होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है, ऊर्जा बनाती है। तो अब इसमें समझते हैं कि जो हमारा अल्वेओली है, वायु कोशिका है, ये क्या होता है। जब हम सांस को लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो जब हम सांस लेंगे तो ये अल्वेओली क्या है, एक बैलून है। जैसे बैलून में आप हवा भरते हैं तो क्या होता है, फूलता है। जैसे बैलून में से हवा निकाल देंगे तो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा क्या है, अल्वेओली भी काम करता है। जब हम सांस लेते हैं तो अल्वेओली क्या होता है, फूलता है। जब सांस छोड़ते हैं तो अल्वेओली भी क्या होता है, सिकुड़ जाता है। अब इसमें हम लोग फिर समझ लेते हैं कि हमारा फेफड़ा है। तो फेफड़ा क्या है, दोहरी झिल्ली नुमा बना होता है, जिसे इसके बाद ये क्या है, मेम्ब्रेन है, पेलुआ मेम्ब्रेन है। इसके बाद क्या है, दोहरी झिल्ली है, ये ट्रेकिया है। इसमें क्या होता है, ट्रेकिया जैसे दो भागों में बटेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रोनकाई बोलेंगे। ब्रोनकाई जैसे ही छोटे छोटे भागों में बढ़ जाएगा तो उसको ब्रोनक्यूलिस बोलेंगे। अब इसमें आती है बात सांस छोड़ने की। तो इसमें क्या होता है, जो डायफ्राम है, तो डायफ्राम ही क्या काम करता है, सांस को छोड़ने में मदद करता है। अगर डायफ्राम ये मांसपेशियों की बनी होती है, डायफ्राम क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम क्या करता है, सांस को जब छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर उठता है, और जब सांस को लेते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, नीचे चला जाता है। तो ऐसे ऊपर उठते हैं। अब ये क्या है कि अगर हमारे अंदर क्या है, सांस लेने की क्षमता है, सांस छोड़ने की क्षमता नहीं है, इसलिए हमारा क्या करता है, डायफ्राम सांस लेने की क्षमता करता है। जैसे ही हम सांस को लेंगे तो जैसे सांस लेंगे तो क्या काम करेगा, डायफ्राम सांस को छोड़ने में मदद करता है। सांस लेंगे तो लेने में क्या होता है, डायफ्राम सिकुड़ जाता है और नीचे दब जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम क्या हो, ऊपर उठ जाता है। तो इस प्रकार से डायफ्राम क्या काम करता है, सांस को लेने में मदद करता है और छोड़ने में मदद करता है। अब ये बात आती है कि मांसपेशियां, कभी कभी आप देखते हैं किसी व्यक्ति की कहीं से एक्सीडेंट हुआ, इसके बाद वो गिरा, तुरंत उसकी डेथ हो जाती है। तो उसमें आपका उस व्यक्ति के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहली बात तो अगर डायरेक्ट तुरंत
ऑन स्पॉट अगर उसकी मौत हो जा रही है तो इसका मतलब ये है कि उसकी सांस में कहीं प्रॉब्लम है, जिससे सांस नहीं ले पाए। तो इसमें क्या होगा, अगर डायफ्राम में टूटेगा, मांसपेशियों की बनी है, डायफ्राम टूट जाता है तो इसमें क्या होगा, वो व्यक्ति तुरंत सांस रुक जाएगा। और जैसे ही सांस रुके, सांस तो ले लिया लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है, तो जैसे ही रुक जाएगा तो उस व्यक्ति की क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। तो डायफ्राम बहुत क्या करता है, ये हमारे सांस को लेने छोड़ने में क्या करता है, बहुत हेल्पफुल मदद करता है डायफ्राम। और इसके बाद अब क्या होता है, मान लेते हैं कि गर्भवती महिलाएं होंगी, जब गर्भवती महिलाएं होंगी तो उसके पेट क्या होता है, यूट्रस में यानी गर्भाशय में क्या होता है कि यहाँ पे अब बच्चा आ गया। तो अब वो अगर यहाँ पे उसके बच्चा आ गया है गर्भवती महिलाओं में, तो अब उसका डायफ्राम काम करना बंद कर देता है। तो जैसे ही उसका डायफ्राम काम करना बंद करेगा तब सांस हमको छोड़ना है, तो सांस लेंगे या छोड़ेंगे कैसे। तो उस समय क्या होता है कि दोनों तरफ से रिब्स होती है, यानी पसलियां होती है, यहाँ पे दोनों तरफ से नीचे साइड में क्या होता है, रिब्स पसलियां होती हैं, जिससे क्या काम करता है, सांस को छोड़ने में मदद करता है। तो अब ये क्या है, सांस को छोड़ने में मदद करता है। तो आपको याद रखना है कि गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनको सांस छोड़ने में मदद कैसे होती, सांस छोड़ने में कौन मदद करता है, रिब्स यानी पसलियां क्या काम करती है, दोनों तरफ से सांस को छोड़ने में मदद करती है। और ये डायफ्राम को याद रखना है कि डायफ्राम क्या काम करता है, सांस को ये भी छोड़ने में मदद करता है, हेल्प करता है। तो इसके बाद इसको हम फिर से एक बार समझ लेते हैं। तो ये क्या है, श्वसन मार्ग है। श्वसन मार्ग क्या है, वायु जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे क्या बोलते हैं, श्वसन मार्ग बोलते हैं। इसके बाद इसमें आपका क्या होता है, हम लोग समझ लेते हैं कि सांस लेने का रास्ता कौन कौन सा होता है। तो पहला क्या होता है, नासा छिद्र होता है, नासा कपाट होता है, फिर इसके बाद आप आएंगे क्या होगा, ग्रसनी होगा, फिर इसके बाद नासा छिद्र हो गया, नासा कपाट हो गया, फेरिंग्स जिसको बोलते हैं ग्रसनी। ग्रसनी के बाद आपका आएगा स्वर तंत्र, यहाँ पे स्वर तंत्र, स्वर तंत्र के पास आप जाएगा फिर ग्रास नली में। अब वो ग्रास नली में श्वसन चला जाएगा। अब ग्रास नली के बाद जैसे ही ग्रास नली में ले जाएगा तो ग्रास नली आगे बढ़ती है, तो आगे जाकर वो उसका नाम हो जाता है ट्रेकिया। तो अब ये ग्रास नली का नाम क्या हो गया, ट्रेकिया। तो श्वसन नली ही है, ट्रेकिया हो गया। अब यही जैसे ही ट्रेकिया दो भागों में बढ़ता है तो उसका नाम क्या हो जाता है, ब्रोनक्यूलेस, ब्रोनकाई। जैसे ही ट्रेकिया दो भाग में बढ़ेगा तो ब्रोनकाई हो जाएगा। अब ब्रोनकाई जैसे ही दो भागों में बढ़ जाता है तो इसको बोलते हैं ब्रोनक्यूलेस। अब ब्रोनक्यूलेस क्या होता है, अल्वेओली है जिसमें क्या होता है, वायु होता है, अनुसरण होता है। अब देखिए मान लेते हैं कि आप क्या किए, धुएं में बैठे हुए हैं, तो धुआं में क्या है कि जैसे इस धुएं में से कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रहा है, तो अब ये क्या होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा एक्सेप्ट करता है या गंदे गैसों को जल्दी से ले जाता है हमारे शरीर में। कहीं भी आप देखिए, कुछ भी अगर सड़ा गला है तो वहाँ से बदबू तुरंत हमारे नाक के पास आ जाता है, क्योंकि इसको अच्छा चीज़ ले जाना कम पसंद है, खराब चीज़ ज़्यादा ले जाना पसंद है। तो वो तुरंत क्या करेगा, वहाँ ले जाएगा और आपको क्या होगा, बदबू आना स्टार्ट होता है। तो जैसे ही बदबू आएगा तो वो क्या काम करेगा, अब यहाँ से तो चला गया है, मान लेते हैं कि आप आग ताप रहे थे, धुआं उसमें से निकल रहा था और आग जल रही थी, उसमें से धुआं निकल रहा था, आपके नाक के पास चला गया, अंदर गया। तो जैसे ही अंदर जाएगा तो जाने के बाद क्या होगा, अब तो धुआं कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर के अंदर चला गया है, तो अब ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन को जो मिलेगा वही लेके जाएगा। तो हीमोग्लोबिन को क्या मिल गया, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड ही लेके चला जाएगा। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा तो हमारे शरीर में क्या होगा, धुआं पूरा हो जाएगा, ब्लड में पूरी तरह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो तुरंत आपको जैसे ही उठेंगे तो आपको चक्कर महसूस होगा, तुरंत चक्कर आएगा। आप आग अगर नहीं जल रही है, आप फूकेंगे तो उसमें से भी धुआं निकलती है, तो आप सांस ले लेते हैं, तो उसमें से जब आप उठते हो तो हल्का क्या होता है, चक्कर महसूस होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन न जाके कार्बन डाइऑक्साइड गया है, जिससे आपको चक्कर आने की क्या हो रहा है, चक्कर आ रहा है, चक्कर आने की महसूस हो रहा है। तो ये हो गया, इसको आप पूरी तरह से अच्छे से नोट कर लीजिए। ये आपके याद रखना है कि हमारे श्वसन मार्ग कौन कौन होते हैं। तो श्वसन मार्ग ये है, आपको याद रखना है कि हमारी सांस कैसे कैसे जाकर फेफड़े में जाता है। तो पहला नासा छिद्र होता है, नासा कपाट होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, फेरिंग्स होते हैं, ग्रसनी होते हैं, लैरिंग श्वसन तंत्र होता है, फिर आपका ट्रेकिया होता है, श्वास नली होता है। और ट्रेकिया ही जैसे ही दो भागों में बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं ब्रोनकाई, या कह सकते हैं कि ब्रोनकाई ही दो भागों में बढ़ता है ट्रेकिया, तो उसको ब्रोनकाई बोलते हैं। ब्रोनक्यूलेस गुच्छे में हो जाता है जिसको बोलते हैं अल्वेओली। फिर इसके बाद आता है ब्लड में चला जाता है, जितना आपका ऑक्सीजन होगा हीमोग्लोबिन ब्लड लेके चला जाता है, और फिर सेल कोशिकाओं को दे देता है और वह माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया उसका क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो हमारा है श्वसन नली है, श्वसन नली और इसके बाद भोजन की नली, दोनों के बारे में समझते हैं। इतना आप पहले नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाटक की मत बनाइए, पढ़ा मार दो।
देखिए आप समझते हैं, ये है आपका क्या है, ग्रसनी है, ये है ग्रास नली है। तो ग्रास नली में अब हम लोग समझते हैं, ये जो आपका ग्रास नली है, ग्रास नली में दो होता है, स्वर होता है, वायु मार्ग होता है, एक भोजन का मार्ग होता है। अब इसमें देखिए स्वर तंत्र और एक होता है ग्रसनी, इसमें दो भाग है, इसके दोनों भाग को हम लोग समझते हैं किसमें क्या क्या है। तो अब देखिए जैसे ही अब वायु क्या होगा, इसके रास्ते से आएगा, मान लेते हैं कि हम सांस लेने का रास्ता है, अब यहाँ से पहुँच गया, अब यहीं से वो डिवाइड होगा, अलग अलग हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसके बीच में लगा होता है इपीग्लोटिक्स। इपीग्लोटिक्स को सूचना कौन देता है, तुम्हारा ब्रेन देता है, ब्रेन यानी मस्तिष्क। इसको मस्तिष्क हमारा क्या करता है, सूचना देता है, ब्रेन। अब इसमें क्या है कि जब हम सांस को लेंगे तो जैसे सांस जाएगा तो इपीग्लोटिक्स को सूचना तुरंत पता हो जाता है कि सांस आ रहा है, तो भोजन की नली को क्या करता है, तुरंत बंद कर लेता है। ये जाएगा, घूम जाएगा ऐसे, अब भोजन की नली को क्या करेगा, बंद कर देगा। अब इसके बाद जब भोजन जाएगा तो ये तुरंत क्या करेगा, सांस वाली नली को बंद कर लेगा, जिससे कि भोजन सांस की नली में न जाए। तो भोजन किससे जाएगा फिर, भोजन वाली नली से। तो अगर ऐसा हो जाए कि सांस की नली से भोजन चला जाएगा तो क्या होगा, तुरंत आपको हिचकी आएगी। अब हिचकी आएगी तो पानी पिएंगे, तब वो क्या करेगा, डायफ्राम बहुत बल लगाएगा कि अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, इसको ठेलो बाहर निकले। तो डायफ्राम क्या करेगा, भोजन को पूरी तरह से दबा देगा और ठेलेगा। भोजन क्या होगा, पूरा उसमें से जैसे जब तक नहीं निकलेगा तब तक वो ठेलता रहेगा, और इसके बाद ठेलने के बाद क्या होगा, भोजन को पूरी तरह से इसमें से निकाल देता है। ये क्या हो गया, वायु मार्ग हो गया, ये भोजन मार्ग हो गया। तो याद रखना है कि जब भोजन आपका यहाँ से आएगा तो इपीग्लोटिक्स को तुरंत सूचना मिल जाती है, ब्रेन सूचना दे देता है कि हमको क्या करना है। तो इपीग्लोटिक्स क्या करेगा, जान जाएगा कि भोजन आ रहा है, तो श्वसन नली को बंद कर देता है, जिससे कि हमारा भोजन सांस वाली नली में न जाए। अब सोचिए कि ये आपका इपीग्लोटिक्स का सबसे बड़ा योगदान है आपके भोजन मार्ग को या सांस मार्ग को बदलना, कि किसमें क्या जाना है, किसमें क्या नहीं जाना है। इपीग्लोटिक्स का देखिए, इपीग्लोटिक्स का काम क्या है कि जैसे भोजन आएगा, भोजन आने के बाद इसको पता हो जाता है कि भोजन आ रहा है, इसलिए सांस की नली को बंद कर देता है, भोजन चला जाता है फूड वाले रास्ते से अमाशय के पास। अब मान लेते हैं हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो अब इसको पता हो जाता है कि ये वायु आ रहा है, तो इपीग्लोटिक्स क्या काम करता है कि फूड वाले नली को बंद कर देता है। अब भोजन जो ऑक्सीजन है वो पहुंच जाएगा किसके, वायु के रास्ते से। अब समझते हैं, मान लेते हैं कि आप कहीं बिजी हो, कहीं पार्टी में गए थे और इसके बाद वहाँ पर देखे थे खूब बढ़िया पार्टी वार्टी देखे, आपको पार्टी में मज़ा आया। फिर इसके बाद वहाँ से जब आप देख के आए, फिर अब क्या है कि जैसे ही आप देख के आओगे वहाँ से, अब आपका पूरा कंसंट्रेशन क्या है, दिमाग वही है, आप भोजन कर रहे हो, पूरा दिमाग है कि क्या बताए वो जल्दी समय से चले आए पार्टी से, पार्टी में हमको रहना चाहिए था इतनी देर तक। और जैसे ही आप भोजन कर रहे हो, तो भोजन कर रहे हो तो दिमाग तो आपका कहाँ है, पार्टी में है। तो अब भोजन कर रहे हो तो अब इपीग्लोटिक्स बोलता है भैया तुम सूचना दो, क्या खा रहे हो, क्या आ रहा है, मुझे सूचना दो। अब इपीग्लोटिक्स को सूचना तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि ब्रेन ही हमारा सूचना देता है, अब उसको तो मिल नहीं रहा है सूचना। तो अब ये क्या काम करेगा, इसको नहीं पता है कि मुझे सांस वाली नली को बंद करना है, भोजन वाली नली को बंद करना है, तो वो किसी तरफ हो जाएगा, या तो भोजन वाली नली को बंद कर देगा या तो सांस वाली नली को बंद कर देगा। तो भूल कर क्या करता है, भोजन वाली नली को बंद कर देता है। अब आप खा रहे थे भोजन, अब भोजन वाली नली हो गई बंद, अब वो भोजन जाएगा किसके रास्ते से, वायु के रास्ते से। जैसे ही वायु के रास्ते से जाएगा, थोड़ा सा भी जाएगा, उसके प्रवेश करेगा, तैसे ही डायफ्राम को तुरंत सूचना मिल जाती है, और डायफ्राम कहता है कि बाप रे क्या हो रहा है, तुरंत आपको हिचकी आती है। जैसे हिचकी आएगी तो तुरंत आप पानी पियोगे, तो डायफ्राम उसको क्या करेगा, पूरा ठेलेगा, ठेलने के बाद दबाव देगा ऊपर से, अब भोजन इसमें से निकलेगा, निकलने के बाद तब जाएगा भोजन किसके रास्ते से, मार्ग चला जाएगा भूड के रास्ते से, तब एपिग्लोटिक्स समझाएगा। बैला तुम पहले ही बोल दिए होते कि हम भोजन कर रहे हैं और इसके बाद हमको